मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए क्लास 12th के बच्चों के लिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। और ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। यदि लघु में भी आ सकते हैं प्रश्न, और इन प्रश्नों को कर लीजिए आप अच्छे से तैयार, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ऑडियंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और आप प्रश्नों को देखिए एक बार ध्यान से और खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ ये प्रश्न कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सुरक्षा की। देखिए सुरक्षा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। यानी हानि से बचाव करने की क्रिया, या किसी भी हानि से, यानी कि सुरक्षा हानि से, यानी कि कोई भी अगर हानि हो रही है, कोई भी ऐसा जिससे नुकसान होने वाली चीज है, नुकसान या हानि से बचाव के लिए जिस क्रिया का हम लोग अनुसरण करते हैं, जिस क्रिया का हम लोग पालन करते हैं, या जिस व्यवस्था का हम लोग पालन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति, ठीक है, यह व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गया, निर्माण हो गया, निवास हो गया, देश हो गया, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे कहा गया किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए लगा दिए हम लोग, किसी स्थान की सुरक्षा में हम लोग लगा दिए, किसी व्यक्ति की सुरक्षा में लगा दिए, किसी निवास की, किसी निर्माण की, किसी देश की सुरक्षा में लगा दिए। भाई सभी जगहों पर सुरक्षा ये वर्ड जो है बहुत व्यापक है, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, बल्कि इसके अंदर सभी चीजें समाहित हो जाएंगी। बहुत ही व्यापक वर्ड है अपने आप में ये। तो सुरक्षा के देखिए सभी दृष्टिकोण से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जैसे प्रश्न है वो प्रश्न भी उसी प्रकार से वैल्यूएबल प्रश्न है। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 की ओर मुझे बढ़ते हैं, तो किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पर आईएनएफ की बात होती है, शीत युद्ध काल की दूसरी प्रमुख शस्त्र नियंत्रण संधि है ये देखा जाए तो, जिसे अमेरिका तोड़ रहा है। इसके बाद एकमात्र हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट है, जिसकी अवधि फरवरी 2021 में खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यू स्टार्ट की बात होती है और आईएनएफ, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। डिस्टेंस आगे बढ़ने से पहले ये नंबर देख लें, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नंबर के माध्यम से आप लोग डिस्टेंस जुड़ेंगे डीजे सर चैनल के साथ, और डीजे सर चैनल की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और डीजे सर चैनल पर ज्वाइन का बटन भी मिलेगा, डिस्टेंस नहीं कर दरिया में डाल, उस चैनल से ज्वाइन जरूर होइए। और 950-690-257 नाम के नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं डीजे सर चैनल के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज रिलेशंस देखिए, ये तो चीजें अपनी तरफ से है, और यहाँ पर अगर डीजे सर चैनल को हम लोग को वैल्यूएबल बढ़ाना है तो हम लोग को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। इस नंबर पर अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी कुछ बना हुआ है, जो भी आपको कुछ समझ में आए, 1 2 5 1 रुपया दो, 2 2 5 6 7 8 9, जो आप इस पर जो कुछ ना कुछ सहयोग करें, क्योंकि देखिए आपके एक कदम से ये चैनल जो होगा बहुत बड़े अपने मुकाम पर पहुंचेगा। आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, गूगल पे, फोन, पेटीएम आपके पास नहीं है, गरीबों के पास तक ये चैनल पहुंच रहा है, लोकल बच्चों के पास, एकदम कमजोर विद्यार्थियों के पास, जिसके पास केवल कुछ एमबी है, तो वो कम से कम 10 लोगों पर शेयर जरूर करें, कम से कम 10 से 20 लोगों पर आप शेयर जरूर कीजिए। ये भी समझ लीजिए आपकी तरफ से डीजे सर चैनल के लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी। तो डीजे इतना काम आप लोग जरूर करें, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। और इसे इतना समय आप लोगों का मैंने नष्ट किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आप लोगों के लिए आगे। सर डीजे सर चैनल को एक उचित वैल्यूएबल चैनल बनाना है, हम लोग को एक उचित पहचान देना है। देखिए डीजे सर चैनल अपनी बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थाएं आप लोग को देना चाहता है, लेकिन कुछ अनियमितताओं के कारण, कुछ व्यवस्थाओं के कारण, जानते हैं कि इकोनॉमिकली चीजें बहुत बड़ी चीज होती हैं, आर्थिक चीजों के अभाव में कारण चीजें नहीं हो पाती हैं जो आप लोगों के लिए करना चाहिए, या जितनी बेहतर तरीके से और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल सकता है, वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। इस चीजों का थोड़ा सा रहता है अभाव। तो कोई बात नहीं डिस्टेंस, आज नहीं तो कल ये डीजे सर चैनल अपने उस मुकाम को जरूर हासिल करेगा, और उस उपलब्धि को हासिल करते हुए आप लोगों को ढेर सारे जो है सहयोग और आप लोग को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन 3 जो है देखिए यहाँ पर, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपका। चलिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं आगे इस प्रश्नों की श्रृंखला में, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस है आप लोगों का। तो वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए विभिन्न देशों के बीच जो होता है परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, यानी पूरे विश्व को एकीकरण, यानी पूरे एकीकरण की भावना। आज देखिए क्या है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, भारत है, रूस है, अमेरिका, जापान, जितने भी जगहों पर आपको जाना है, नेपाल की बात हो गई, भारत की बात हो गई, तो वो एकीकरण की तरह लगता है। मतलब ऐसा है नहीं कि बहुत दूर है लोग, तो एक व्यवस्था में, एक भूगर्भ में, मतलब ऐसे बंधे हुए हैं लोग कि एक दूसरे पर तुरंत चाहे तो चीजें, व्यवस्थाएं तुरंत पता चल जा रही हैं। एकीकरण की भावना यानी बीच परस्पर संबंध जो है और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, उसे हम लोग वैश्वीकरण का नाम देते हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखिए क्या करती है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। जैसे देखा जाए तो वैश्विक भाई कंपनियां इसमें महत्वपूर्ण रूप से, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें एक दो कंपनियां नहीं है, हजारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं जो कि इसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सार्थक बनाने में। विभिन्न देशों के बीच देखिए क्या होता है, अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी देखने को मिल रहा है, और ये बड़े पैमाने पर मिल रहा है, व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों के लिए वैश्वीकरण की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो था रियो डी जेनेरियो में किया गया था, और 3 से 14 जून 1992 में ये हुआ था। ठीक है, 3 से 14 जून 1992 के बीच में किया गया था। यह समिट एक बड़ी बैठक थी जहां दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे। भाई पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना, यानी पर्यावरण को कैसे ध्यान दिया जाए, पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे। रियो शिखर सम्मेलन पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व नेताओं की एक बैठक है, यानी विश्व के सभी नेताओं, बड़े शीर्ष नेता जो थे वो इस बैठक में शामिल हुए थे कि भैया पर्यावरण को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, कैसे इसके संरक्षण में, या कैसे इसको हम लोग जितना बचा हुआ कम से कम उसको तो बचाया जाए, तो उसके लिए अपनी कैसे भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं, इस पर पूरा बात किया गया। चलिए बढ़ते हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, साझी संपदा का क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साझी संपदा का क्या अर्थ है। देखिए पीडीएफ वगैरह देखिए डिस्टेंस आप लोग के लिए बहुत ही संघर्ष से पीडीएफ बनता है, इतना आसानी से नहीं, और डीजे चैनल पर टीम वर्क भी कम है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ये श्रम हो जाता है, बहुत ही परिश्रम से बनता है, तो इसलिए इस वीडियो को लेंगे जो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि अच्छी चीजें सभी लोगों के पास पहुंचे और वो भी फ्री में, तो उसका लाभ सभी को उठाना चाहिए और सभी तक ये साझा जरूर होना चाहिए। साझी संपदा का क्या अर्थ है, साझी संपदा क्या होता है डिस्टेंस, देखिए उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर क्या होता है किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा जो हो गया, चरागाह हो गया, मैदान हो गया, कुआं हो गया, नदी होगी, साझी संपदा के उदाहरण हो गए। ठीक है, संयुक्त परिवार का चूल्हा देखते हैं भैया, ये नहीं कि आप चाय बनाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, आपने खाना बनाया तो हम नहीं बनाएंगे, आप इस पर पानी गर्म कर रहे तो हम अपना पानी नहीं गर्म करेंगे, तो संयुक्त परिवार में ये चीजें नहीं होती है। चरागाह हो गया, कहीं चला मैदान की बात होगी तो मैदान किसी एक का नहीं होता है, दौड़ना है जाके आप दौड़िए, क्रिकेट खेलना है आप भी जाके वो भी खेलेंगे, कुआं हो गया, नदी हो गया, वहां का पानी हम पियेंगे तो हमको ऐसा नहीं कि हमको पीने दिया जाएगा, किसी और को मना कर दिया जाएगा, वो सभी के लिए है। तो ये साझी संपदा होती है, यानी उस पर किसी एक का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समुदाय का, नहीं पूरे लोगों का वहां पर अधिकार होता है उस पर। ठीक है, पूरे लोग उस पर अपना मतलब अपने तरीके से उसको कर सकते हैं भाई, उसका उपयोग भी कर सकते हैं और उसका संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए लोग यूज तो करते हैं लेकिन उसके संरक्षण में अपना योगदान नहीं देते, ये जो गलत है, अपना संरक्षण में भी योगदान अवश्य रूप से देना चाहिए। इसी तरह विश्व के कुछ क्या है हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। देखिए साझी संपदा की ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी। देखिए मई 1998 घटना है, कब है, मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा हुई थी, जो उस समय गैर कांग्रेसी सरकार के गठन के निर्माण में पहला कदम था। लेकिन एक वर्ष के भीतर ही क्या हुआ, ये जो था गठन वो ढह गया, क्योंकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र जो थे कड़गम ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रथम बार जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन की सरकार बनी थी, वो जस्ट क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद वो गिर गया, यानी एक वर्ष के भीतर ही वो ढह गया, क्योंकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र जो कड़गम थे उन्होंने अपना समर्थन उसमें से वापस ले लिया था। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि जो गठबंधन सरकार जो बनी हुई थी ये पहली बार, तो उसमें प्रमुख पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी थी। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जो गठबंधन सरकार प्रथम बार बनी थी भारत वर्ष में अगर देखा जाए तो वो उसमें प्रमुख पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। देखिए सिंडिकेट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो देखिए सिंडिकेट शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा से आया है, जो एक समूह या संघ को दर्शाता है, एक समूह या संघ को दर्शाता है, जो आमतौर पर किसी विशेष उद्योग, काम या धंधे से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंडिकेट भी पूछता है हमेशा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग। और देखिए सिंडिकेट के बारे में अगर थोड़ा सा और हम लोग जानने का प्रयास करें, देखिए हिंदी अर्थ इसका तो सीनेट या विश्वविद्यालय की प्रबंध सभा के सदस्यों या प्रतिनिधियों की समिति को हम लोग कहते हैं सिंडिकेट। ठीक है, ये थोड़ा सा और है व्याख्यान के रूप में इसका, यानी सीनेट हो गया या विश्वविद्यालय की प्रबंध सभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम लोग सिंडिकेट बोलते हैं, या प्रतिनिधियों की जो समिति होती है उसे भी हम लोग सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो धनी व्यक्तियों, धनी व्यापारियों हो गए या जानकार लोगों की ऐसी मंडली जो किसी कार्य को, जानकार लोग होते हैं तो उसमें ऐसी मंडली उनकी जो किसी कार्य को विशेषकर अर्थ संबंधित उद्योग
या योजना को अग्रसर करने के लिए बनी हो। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उससे हम लोग? सिंडिकेट कहते हैं। अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? देखिए, अल्पमत सरकार या अल्पमत कैबिनेट या अल्पमत संसद जो हो गया, संसदीय प्रणाली में बना एक कैबिनेट है जब कोई राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन के पास संसद में समस्त सीटों का बहुमत न हो। अल्पमत सरकार या अल्पमत कैबिनेट या अल्पमत संसद, देखिए तीनों बातों को याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली में बना एक कैबिनेट है जो क्या होता है, जब कोई राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन के पास संसद में समस्त सीटों का बहुमत न हो, तो डिस्टेंस देखिए उसे हम लोग कहते हैं अल्पमत सरकार। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो बनाते हैं अपना, वो लेते हैं, उनको शामिल करते हैं ताकि भैया उनका ही व्यवस्था बने, लोग और लोग शामिल हो उसमें और वो काम को आगे बढ़ाएं। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? देखिए, चुनाव तो जानते हैं कि आप लोग 5 वर्ष पर होता है, 5 वर्षों पर, लेकिन कहिया कोनो लफड़ा हो गया, कोनो प्रॉब्लम हो गया तो भैया बीच में चुनाव कराना पड़ेगा। देखिए, इस बात को बताते हुए डिस्कस मैं आप लोग को एक बात और बताते चलूं कि आप अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर करिए। ठीक है, पहली बात। और ये वाला कहावत आप सुने होंगे कि दोबारे पर बरा तो समझिन की लग लग बास। तो ये वाला किस्सा बिल्कुल ही मत कीजिए, नहीं तो पछताएंगे बहुत आप लोग, क्योंकि समय बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं है और पेपर आप लोग का एकदम आपके समक्ष सामने समझ लीजिए दिख रहा है, सामने एकदम दिख रहा है, एकदम जल्द से जल्द होने की संभावना है। बाद में पछताना ना पड़ जाए, इसके लिए आप लोग सतर्क रहिएगा पूरी तरीके से। बाद में देखिए, हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होते हैं। यदि किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हो पाता और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है और दूसरी कोई पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ठीक है, जो बीच में चुनाव लाया जाता है, ये बहुत जगहों पर होता है। ये चीजें जब होती है तो देखिए डिस्कस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अयोध्या विवाद क्या था? अयोध्या विवाद पर देखिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हमेशा। अयोध्या विवाद देखिए एक राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया और धार्मिक सामाजिक विवाद है। ठीक है, धार्मिक सामाजिक विवाद के रूप में भी था, राजनीतिक तौर पर भी था, जो 90 के दशक में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का देखिए मूल मुद्दा क्या था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। ठीक है ना, राम जन्मभूमि और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया है या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर ये विवाद चल रहा था, जो कि अब सॉल्व भी हो गया है। तो डिस्कस ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है डिस्कस, और ये नंबर जो है इस नंबर को भी ध्यान रखिएगा, 950 690 225 नाम के इस नंबर को। ठीक है डिस्कस, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। ज़्यादातर जो चांसेज है वो आपके एग्जाम होने के, वो फरवरी के सेकेंड वीक तक आपके एग्जाम जो होंगे वो स्टार्ट करने के पूरी की पूरी चांसेस बने हुई हैं। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।